गाइस इमेजिन वेकिंग अप वन डे और आपको अपने सिर पे या चेहरे पे खुजली, लाली या ऐसे उठे हुए पैचेस नज़र आएँ और आपके मन में ख्याल आए कि क्या ये सोराइसिस हो सकता है, कैन दिस बी सोराइसिस? और अगर हाँ, तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आज हम बात करने वाले हैं चेहरे पे होने वाले सोराइसिस के बारे में, सिर में होने वाले सोराइसिस के बारे में और इससे हम कैसे बचें। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर सोराइसिस होता क्या है। गाइस, सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसका मतलब है कि हमारी ही स्किन के सेल्स एक ऐसा पाथवे एक्टिवेट कर देते हैं, हमारी स्किन के जो डिफेंस वाले सेल होते हैं वो एक ऐसा पाथवे एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन सेल्स की रिप्रोडक्शन की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पपड़ी, इचिंग, फ्लेकीनेस जैसे सिम्टम्स मिलते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सोराइसिस में होने वाले स्किन सेल्स की जो स्पीड बढ़ रही है, जो पपड़ी बन रही है, वो और आम डैंड्रफ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वही डिटरमाइन करेगा कि आखिर ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वही डिटरमाइन करेगा कि आखिर प्रिवेंशन उसकी हम कैसे करेंगे। तो जब सोराइसिस में पपड़ी होती है हमारे सिर पे, तो आप नोटिस करेंगे कि अगर आप उसको छीलते हैं तो डैंड्रफ को कभी भी आप ऐसे छील नहीं सकते हैं। डैंड्रफ जो होती है वो नमक जैसे दाने होते हैं जो धीरे धीरे आपके कंधे पे गिरते हैं, जो इजीली आप उसको वाइप ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सोराइसिस के जो पपड़ी होती है उसको आपको थोड़ा फोर्स से खींचना पड़ेगा, उसको आपको खुजली करके निकालना पड़ेगा। और जब आप निकालेंगे तो कुछ लोगों में पिन पॉइंट ब्लीडिंग का भी एक साइन रहता है, छोटा सा दानेदार खून का धब्बा भी वहाँ रहता है। इसे हम कहते हैं ऑस्पिट साइन मेडिकल भाषा में। और कभी कभी लोगों को साथ में एसोसिएटेड हेयर फॉल भी मिलता है। यदि आप ये डिफरेंशिएशन कर पाते हैं कि ये डैंड्रफ है कि ये स्कैल्प सोराइसिस है, तो ही हम आगे समझ पाएंगे कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। स्कैल्प सोराइसिस मैंने इसलिए शुरू किया चेहरे के सोराइसिस की वीडियो में, क्योंकि मेजरली जो चेहरे पे सोराइसिस होता है वो स्कैल्प से ही आता है। ऐसा बहुत कम होता है कि ओरिजिनली सोराइसिस फेस पे ही शुरू हो। आम तौर पर ये देखा जाता है कि जो सिर की पपड़ी गिरती है वो आम तौर पे नाक के नेज़ल ब्रिज में, जिन लोगों की दाढ़ी होती है दाढ़ी में, या फिर होठों के ऊपर यहाँ पे, कान के अंदर, कान के पीछे, यहाँ पे जब वो पपड़ी गिरती है तो वहाँ पे एक्ने और इन्फ्लेमेशन और सोराइसिस के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। लाली आनी शुरू हो जाती है, खुजली आनी शुरू हो जाती है। एंड एसोसिएटेड विद स्कैल्प सोराइसिस यूजुअली फेस सोराइसिस देखने को मिलता है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि बालों में सोराइसिस नहीं है, पपड़ी नहीं झड़ रही है, सिर में खुजली नहीं है, बॉडी में बिल्कुल क्लीन है, लेकिन फेस पे सोराइसिस आ जाए, ऐसा बहुत कम होता है। यूजुअली स्कैल्प सोराइसिस के साथ एसोसिएटेड मिलता है हमें फेस सोराइसिस। इसलिए मैंने स्कैल्प सोराइसिस के बारे में ब्रीफली आपसे डिस्कस किया। तो अब बात आती है कि हमें समझ में आ चुका है कि भैया हमारे स्कैल्प सोराइसिस का और फेस पे सोराइसिस होने का कोरिलेशन है। तो आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकें। नंबर 1, अगर आप लड़के हो और आपकी दाढ़ी है तो मैं चाहूँगा कि आप जो है क्लीन शेवन रहें। ऐसा करने से कॉमन सेंस है, जब आप खुजली करते भी हैं और अगर एक पपड़ी का दाना गिरता भी है तो वो आके फंसेगा नहीं आपके नाक में, आपकी मूंछों में, आपके बियर्ड में। तो इसलिए क्लीन शेवन रहें ताकि सोराइसिस की जो पपड़ी है वो फंसे ना वहाँ पे। नंबर 1। नंबर 2, आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नंबर 3, आपको ट्राई करना है कि आपका स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा गीला ना रहे, मॉइस्ट ना रहे। नहाने के बाद आप अपने स्कैल्प को ड्राई रखें ताकि वहाँ पे पपड़ी और डैंड्रफ और सोराइसिस की संभावना कम से कम रहे। नंबर 4, आप ट्राई करें कि आप इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स को अपने डाइट से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें। आपको लाल मांस नहीं खाना है। अगर आप मीट खाते हैं तो आपको मीट को अवॉइड करना है, मटन को अवॉइड करना है। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। यदि आप स्मोक करते हैं तो आपको स्मोकिंग सेसेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो हमारे सोराइसिस को बढ़ाती हैं, चाहे वो बहुत ही माइल्ड सा स्कैल्प सोराइसिस ही क्यों ना हो। अभी हमारी बीमारी शुरू हुई है, हम माइल्ड स्टेज में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100% अटेंशन अपने लाइफस्टाइल को ना दें, क्योंकि यदि हम आज, आप फॉर्चुनेट हो अगर आपको माइल्ड सोराइसिस है, मैं समझता हूँ कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो अगर आपको स्कैल्प सोराइसिस है, क्योंकि दिस इज़ अ माइल्ड फॉर्म ऑफ सोराइसिस। अगर आप ओपीडी में आएंगे हमारी, आप देखेंगे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पैरों के तलवे पे बहुत ही बुरे कट्स लगे होते हैं और वो चल नहीं पाते, उनके जोड़ों में सोराइसिस हो जाता है, डेली लाइफ में उनकी प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो समझता हूँ कि स्कैल्प सोराइसिस एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही इनिशियल फॉर्म ऑफ सोराइसिस, और यहीं पे अगर आप इसे कंट्रोल कर लेते हैं तो हम कभी भी सोराइसिस के सीवियर स्टेजेस तक जाएंगे ही नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको अभी सोराइसिस शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा
लाली आने शुरू हुई है, थोड़ी थोड़ी खुजली शुरू हुई है, पहला साल है आपके सोराइसिस का, तो आपको 100% अटेंशन देनी चाहिए अपने इन टिप्स पे जो मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि आपके फेस पे सोराइसिस आ रहा है तो आप हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको जेंटल स्किन केयर रूटीन रखना है, आपको जेंटल एक्सफोलिएटिंग सीरम्स यूज़ करने हैं, जेंटल एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, ताकि आपकी स्किन जो है एक तो मॉइस्चराइज रहे एंड स्किन में आपके कोई भी ऐसा हार्श केमिकल हमें टच नहीं होने देना, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस, वी आर सफरिंग फ्रॉम अ सेंसिटिव स्किन डिसऑर्डर। लास्टली आप अपने ट्रिगर्स पहचानें। हर एक व्यक्ति के ट्रिगर अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस लेते ही ट्रिगर आता है, कुछ लोगों को अल्कोहल कंज्यूम करते ही नेक्स्ट डे ट्रिगर आता है, कुछ लोगों को स्मोकिंग से ट्रिगर आता है। हर एक व्यक्ति का ट्रिगर अलग है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन से ट्रिगर आता है, जिन उन्होंने नोटिस किया है कि जब उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसके बाद उनका सोराइसिस बढ़ जाता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उनको रिसेंटली ये बात पता चली है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ग्लूटेन छोड़ा तो उनके फ्लेयर-अप्स कम हो गए। तो हर व्यक्ति के ट्रिगर्स अलग हैं, तो आपको अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने होंगे और उनको अपनी लाइफ में से एलिमिनेट करना पड़ेगा। एंड लास्टली गाइस, मेरे पास आपके लिए जो टिप है वो यही है कि आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लें, एक अच्छी संस्था के साथ जुड़ें, एक अच्छी जगह से आप इलाज करवाएं। यदि आप हमसे इलाज करवाना चाहते हैं, हमने लाखों सोराइसिस के पेशेंट्स ठीक किए हैं। इस चैनल पे सजेस्टेड वीडियोस में आपको बहुत सारी रिकवरीज की वीडियोस मिल जाएंगी। प्लीज़ उन प्लेलिस्ट को, उन वीडियोस को चेकआउट करें। एंड इफ़ यू वांट टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम अस, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 2 नंबर देख रहे होंगे, एक कॉलिंग का नंबर है, एक व्हाट्सएप का नंबर है। इन पे आप हमारे साथ टच बेस कर सकते हैं और अपना क्लियर सा एक फ़ोटो अगर आप हमें व्हाट्सएप कर दें तो हम आपको बता पाएंगे कि आपके केस में कितने समय में रिकवरी आएगी, कितने परसेंटेज रिकवरी आएगी, ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा, कितनी डोज देनी पड़ेगी, खर्चा कितना आएगा। ये सारी बातें हम फ़ोन कॉल पे या वीडियो कॉल के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो। यदि आप नहीं लेना चाहते, जो टिप्स मैंने आपको दी हैं ये 100% आपकी काम आएंगी। प्लीज़ इनको आप फॉलो करें एंड आप अपने फेस पे सोराइसिस होने से इस प्रकार बच सकते हैं। गाइस, मेरे नाम से डॉक्टर सम्यक धवन, आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। धन्यवाद।